हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो हम बात कर रहे थे सेल के बारे में, और सेल को आपने समझा, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात की है। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। सबसे पहले आपने प्रोकैरियोट सेल को देखा, उसके आपने जो पार्ट्स थे उसके बारे में डिस्कस किया है। इसी के साथ साथ हमने सेल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे भी समझा है, क्योंकि हमने सेल जो चैप्टर है वो क्लास 9th में भी पढ़ा था। तो बेसिक से जो कॉन्सेप्ट है वो आपके वहाँ पे कवर हो गए थे। यहाँ पर आपने वो सारी जो चीज़ें हैं वो रिवाइज यहाँ पे की हैं, और अब आप पढ़ रहे हैं सेल को थोड़ा सा डिटेल में। तो सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोग रिवाइज कर लेंगे कि क्या क्या चीज़ें अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये आपके इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जिसमें आपने डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल के बारे में बात की है। फिर आपने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल को थोड़ा समझा, जिसमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात की है, जब आप बात कर रहे थे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम आपके पास आता है। आपने समझा प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। और अगर हम बात करें, यहाँ पे एग्जाम्पल हमारा बैक्टीरियल सेल था, जिसमें कुछ पार्ट्स के बारे में हमने बात की है। जैसे हमने कहा कि सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में हमने बात की है। ठीक है, यही हमने कहा था कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होती है। अगर हम बात करें प्रोकैरियोट सेल के बारे में, तो हमने कहा कि यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों चीजें होती है। इसके अलावा एक और आउटर मोस्ट कवरिंग आती है, जिसे हमने क्या कहा था, ग्लाइकोकैलेक्स की बनी हुई होती है। जो कैप्सूल और स्लिम लेयर दो टाइप की हो सकती है। कैप्सूल का मतलब ये जो आउटर मोस्ट लेयर है, कैप्सूल का मतलब कब होगा, जब आपको जो आउटर लेयर है वो हार्ड एंड टफ मिलेगी। अगर स्लिम लेयर है तो आपने कहा सॉफ्ट यहाँ पर होती है। इसी के साथ एक और चेंज, ये एक चेंज है जिसमें हमने कहा कि यहाँ पे 3 लेयर आ रही है। बेसिकली कवरिंग की बात करें तो 3 कवरिंग आ रही है। प्लांट सेल में 2 कवरिंग की बात करते हैं, और एनिमल सेल में सिर्फ एक ही कवरिंग होती है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तो एक चेंज हुआ। दूसरा चेंज हमने कहा यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो न्यूक्लियस का एक्चुअली में मतलब होता क्या है? न्यूक्लियस का मतलब होता है कि जब जेनेटिक मटेरियल के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, डबल मेम्ब्रेन, उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्रोकैरियोट सेल के बारे में, तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। ठीक है, और यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपने कहा कि विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसीलिए हमने क्या कहा, इसे न्यूक्लियस ना कहे करके जेनेटिक मटेरियल कहा। जिस रीजन में जेनेटिक मटेरियल पाया जा रहा है वो है न्यूक्लियोइड रीजन। तो यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस एब्सेंट है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। अगर और डिफरेंसेस की बात करें, तो हमने कहा जो यहाँ पे क्रोमोसोम है वो डबल स्ट्रैंड क्रोमोसोम है, सर्कुलर क्रोमोसोम है, लेकिन एक ही क्रोमोसोम पाया जाता है, क्योंकि आपने अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है उनमें अलग अलग नंबर देखे हैं क्रोमोसोम के। ठीक है, अगर बैक्टीरिया सेल के बारे में बात करें तो आपने कहा सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है, जो क्या है यहाँ पे डबल स्ट्रैंड है और सर्कुलर होता है। इसके अलावा एक और चेंज हम देखें, हमने कहा यहाँ पे एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसका नाम क्या होता है, प्लाज्मिड है यहाँ पे। क्योंकि ये एक्स्ट्रा है तो आपने कहा ये सेल के अंदर रहेगा या नहीं रहेगा, इस पे सेल का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, एज अ जेनेटिक मटेरियल नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर और एस्पेक्ट से देखें तो हमने कहा कि फर्क पड़ेगा, क्योंकि प्लाज्मिड में जो है वो होते हैं यहाँ पे डिजीज रेजिस्टेंस जीन होते हैं, या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं। डिजीज नहीं कहेंगे, एंटीबायोटिक कहेंगे। एंटीबायोटिक क्या होते हैं? एंटीबायोटिक वो केमिकल आप कह सकते हैं, ठीक है, या वो सब्सटेंस कह सकते हैं कि जो क्या करते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकते हैं या फिर बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। तो प्लाज्मिड में देखा गया है कि प्लाज्मिड में एक ऐसे जीन्स होते हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक्स डिफरेंट टाइप्स की होती है। तो अलग अलग एंटीबायोटिक्स के लिए अलग अलग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं। जैसे एग्जांपल हमने टेट्रासाइक्लिन का लिया था यहाँ पे। तो आपने कहा कि अगर किसी बैक्टीरियल सेल में प्लाज्मिड है और उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, तो उस बैक्टीरिया पे एंटीबायोटिक का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक बेनिफिट है बैक्टीरियल सेल के लिए। इसके अलावा जो प्लाज्मिड है वो यहाँ पर एप्लीकेशन में हेल्प करता है, जिसका यूज यहाँ पर जो जीन है, जीन की कॉपी बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस करके एक चैप्टर आपके पास आएगा क्लास 12th में, तब आप थोड़ा सा
प्लाज्मिड को डिटेल में समझेंगे, उसके फंक्शंस को आप जानेंगे। तो आपने कहा कि अगर ऐसा जेनेटिक मटेरियल देखें तो ये एक्स्ट्रा होता है, बाकी इसके बेनिफिट्स भी होते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम कुछ और डिफरेंसेस देखें तो राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर आता है। राइबोसोम जो होते हैं वो 70S टाइप के यहाँ पर आते हैं। 70S और 80S तो डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। 70S टाइप का जो राइबोसोम है वो आपको प्रोकैरियोट सेल में मिलेगा। 80S टाइप का कहाँ मिलेगा आपको, जो यूकैरियोट सेल है उसमें मिलेगा। और कुछ यहाँ पर हम देखें तो हमने कहा कि जो आपकी जो बैक्टीरियल सेल होती है उसमें जो पिगमेंट है वो भी वहाँ पर वो भी क्या होते हैं वहाँ पे स्टोर रहते हैं। इट मीन्स कि जो बैक्टीरिया है उसमें क्या पाए जाएंगे, पिगमेंट्स भी पाए जाएंगे। और इसीलिए हमने कहा जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो उसमें बहुत वैरायटी आपको देखने को मिलती है। आपने कहा हेटेरोट्रॉफ होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं। ऑटोट्रॉफ में आपने कहा फोटोसिंथेटिक होते हैं कि कुछ फोटो ऑटोट्रॉफ होते हैं या कीमो ऑटोट्रॉफ होते हैं। कीमो ऑटोट्रॉफ मीन्स ऐसे बैक्टीरिया या ऐसे प्रोकैरियोटिक सेल्स जो केमिकल के प्रेजेंस में अपने फूड का फॉर्मेशन खुद करते हैं, उन्हें हम कीमो ऑटोट्रॉफ यहाँ पर कहते हैं। और कुछ यहाँ पर अगर डिफरेंसेस की बात करें तो बैक्टीरियल सेल में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे स्ट्रक्चर आपको मिल रहे हैं, जैसे फ्लैजेलम हो गया है, जैसे पिलाई हो गया है, जैसे फिम्ब्री हो गया है, जैसे सीलिया हो गया है। आउटर मेम्ब्रेन पे अलग अलग स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिलेंगे। यह है फ्लैजेला, यह है पिलाई, यह है फिम्ब्री, ठीक है। और सीलिया आपको इस स्ट्रक्चर में हमने स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। हमने क्या किया था यहाँ पे छोटे छोटे सीलिया और छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, इस प्रकार के स्ट्रक्चर जो पूरी बॉडी में इस प्रकार से पाए जाते हैं। तो हमने जब स्ट्रक्चर बनाया था तो हमने सारी चीज़ें यहाँ पर देखी थी। फ्लैजिला जो है उसका फंक्शन मूवमेंट में होता है, ठीक है। आपने कहा कि यहाँ पर जो सीलिया होता है वो भी मूवमेंट में हेल्प करते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर यहाँ पर होते हैं, ठीक है। कोई स्ट्रक्चर अटैचमेंट जो सरफेस से अटैच होने में हेल्प करता है, तो कोई यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। तो ये सारे स्ट्रक्चर यहाँ पे पाए जाते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, आपसे जो डिफरेंसेस है वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने कहा जो ऑर्गेनेलीज है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती है यहाँ पे, कहाँ पे, प्रोकैरियोटिक सेल की जब हमने बात की थी। क्लियर है इतना? तो चलिए अगर हम बात करें, बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनेलीज हैं, जैसे कि हमने अलग अलग स्ट्रक्चर के बारे में बात की है। और आपने यहाँ पे मीसोसोम के बारे में बात की है। तो आपने कहा जैसे कि यूकैरियोट सेल में जो काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, वैसे ही बैक्टीरियल सेल में मीसोसोम का होता है, क्योंकि रेस्पिरेटरी एंजाइम्स वहाँ पे लगे होते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो लाइसोसोम है, जो यहाँ पे मीसोसोम है आपका, वो क्या करेगा, रेप्लिकेशन में मदद करेगा, ठीक है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी हुई हैं जो कि आपके इम्पोर्टेंट आती हैं। तो ये तो प्रोकैरियोट सेल के बारे में हमने बात की है, ये आपने स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमने कहा कि यहाँ पे जो बैक्टीरियल सेल है उसमें क्या होते हैं, जो फ्लैजिला का नंबर है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। कोई ऐसे बैक्टीरियल सेल हो सकते हैं जिसमें फ्लैजिला नहीं है, कोई ऐसे बैक्टीरियल सेल है जिसमें सिर्फ एक फ्लैजिला है, कोई ऐसे हैं जिनमें दो फ्लैजिला है, दोनों अपोजिट साइड से होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जिसमें चारों तरफ फ्लैजिला पाए जा रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जिनमें एक ही साइड से बहुत सारे फ्लैजिला हैं, दूसरी साइड से नहीं है। तो इसी के बेसिस हमने कहा था ए ट्राइकस जिनमें फ्लैजिला एब्सेंट है, मोनोट्राइकस जिसमें सिर्फ एक फ्लैजिला है, एम्फीट्राइकस जिसमें दो फ्लैजिला है लेकिन अपोजिट साइड में है, पेरीट्राइकस जिसमें चारों ओर फ्लैजिला है, और लोफोट्राइकस जिसमें कि एक ही साइड में क्या है, बहुत सारे फ्लैजिला पाए जा रहे हैं। क्लियर है इतना? आगे बढ़े चलिए। अब ये आपका आता है, यहाँ से आपकी स्टार्ट हो गई है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में हम बात करेंगे, यहाँ पर अभी एनिमल सेल के बारे में हम बात कर रहे हैं, और इसमें हमारे पास आता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो जब भी हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में, तो आउटर मोस्ट कवरिंग, जब हम प्लांट सेल के बारे में बात करेंगे तो आउटर मोस्ट कवरिंग जो हमारे पास आती है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। यह है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या बताता है ये भी आप पढ़ चुके हैं, जल्दी से समराइज कर देते हैं। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझें तो क्या चीजें समझी आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आपके पास आता है, ध्यान से देखें, जिसमें हमने बात की कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, यहाँ पर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का मतलब है फॉस्फेट और लिपिड की लेयर है, बाइलेयर का मतलब होता है दो लेयर होती है। एक जो लेयर है वो ऊपर की ओर है जिसमें फॉस्फेट जो आपके ग्रीन कलर के जो
सर्कल जैसा स्ट्रक्चर है वो फॉस्फेट है, और जो टेल है आपने कहा वो क्या है, लिपिड है। ऐसे ही एक लेयर नीचे भी आती है, तो क्या है, 2 लेयर हो गई है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर यहाँ पर आ गया है। ठीक है, चलिए, तो ये तो है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, जिसमें हमने क्या कहा है कि जो फॉस्फेट ग्रुप है, ध्यान से देखिए, आप इमेज को देखिए, जो आपने यहाँ पे ड्रॉ किया है उसे देखिए, फॉस्फेट कहाँ पे लिखा हुआ है, जो आपने कहा ग्रीन कलर के सर्कल है फॉस्फेट है। हमने कहा फॉस्फेट हेड जो होता है, कहाँ पर है फॉस्फेट, ये फॉस्फेट है, ये होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग होता है। ये जो टेल्स हैं ये हैं फैटी एसिड जो हाइड्रोफोबिक होती हैं, यानी कि ये क्या होती हैं, वाटर लविंग नहीं है। फोबिक का मतलब होता है डर, फोबिया का मतलब क्या होता है, डर, यानी कि ये वाटर लविंग नहीं है, लेकिन क्या है, ये लिपोफिलिक है। लिपोफिलिक का मतलब होता है लिपिड लविंग। लिपिड आपने देखा होगा, फैट जो होता है या लिपिड जो होता है, जैसे ऑयल है, जैसे आपने कहा कि मक्खन है, तो ये पानी में आप देखते हैं वो डिजोल्व नहीं होती हैं, पानी में ऊपर ही ऊपर क्या होती है, तैरती रहती हैं। तो लिपिड का नेचर होता है कि जो वाटर में डिजोल्व नहीं होता है। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पर भी है, ये फॉस्फेट है और ये क्या है, फैटी एसिड है। क्लियर है। अब हमने कहा क्योंकि सेल, ये जो सेल मेम्ब्रेन है पूरी, ये हमने क्या बना रखा है, ये स्ट्रक्चर है, एक लेयर ये है और दूसरी लेयर ये है, ये दोनों लेयर मिल करके क्या बनाती है, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाती है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब हमने क्या बोला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी क्या है, यहाँ पर आपने कहा जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है उसमें भी वाटर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो बीच वाला पोर्शन है, जो बीच में, इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, इसमें भी आपने कहा वाटर होगा। तो क्योंकि फैटी एसिड यहाँ पर हाइड्रोफोबिक है, इसीलिए बाहर वाटर से बचने के लिए जो फैटी एसिड है वो अंदर की ओर रहती हैं और फॉस्फेट ग्रुप बाहर की ओर रहता है, और अंदर की पानी से बचने के लिए फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे अरेंज होता है, फैटी एसिड अगेन इधर को अरेंज हो जाते हैं, जिससे कि ये वाटर से बच जाती हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या आ गया है, डबल स्ट्रक्चर, डबल लेयर का स्ट्रक्चर आ गया है। इसके अलावा हमने कुछ प्रोटीन की बात की, जैसे एक जो प्रोटीन है जो पूरे जो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो फॉस्फोलिपिड की जो 2 लेयर हैं वो आर पार अगर जाती है तो इंटीग्रल प्रोटीन है, साइड में रहती है तो पेरिफेरल प्रोटीन है। इसके अलावा आपने कहा कि कुछ जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये भी प्रोटीन होती हैं, ये भी यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, और हमने कहा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट अगर प्रोटीन से अटैच है तो ग्लाइकोप्रोटीन है, और अगर फॉस्फेट अगर यहाँ पे क्या है, आपने कहा लिपिड से अटैच्ड है तो इसे क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिपिड कहेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या होंगे, लिपिड से अटैच्ड होंगे। इसके अलावा और क्या चीजें पाई जा रही हैं, कोलेस्ट्रॉल पाया जा रहा है, जो कि आपने कहा कि जो फ्लूइडिटी है उसे मेंटेन करता है। तो ये जो नेचर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों नेचर होते हैं, इसकी वजह से हमने इसे एम्फीपैथिक स्ट्रक्चर कहा है। अब होता क्या है, आपने कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आपका सॉलिड लेयर नहीं होती है, बल्कि ये एक लिक्विड लेयर होती है जिसमें जिगजैग मोशन होता रहता है। तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि ये एक लिक्विड की लेयर है, लिक्विड यानी कि एक जेली जैसी लेयर है जिसमें जिगजैग मोशन हो रहा है। ये जिगजैग मोशन जो है, यही इसी को हम क्या कहते हैं, फ्लूइडिटी कहते हैं, यहाँ पर फैटी एसिड की फ्लूइडिटी। अब ये जिगजैग मोशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपने कहा सब्सटेंस अगर यहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं तो उसके लिए फ्लूइडिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए और बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए, और इसी फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है कौन, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आपको यही बताता है यहाँ पर कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, मूवमेंट होता रहता है फैटी एसिड में, और इस मूवमेंट को जो मेंटेन, ये जो मूवमेंट है, ये जो इसकी जो फ्लूइडिटी है वो डिपेंड करती है फैटी एसिड के सैचुरेशन पे। फैटी एसिड के सैचुरेशन से क्या मतलब है, हमने फैटी एसिड का सैचुरेशन कहीं पे पढ़ा होगा, चलिए हमने यहाँ पे इरेज कर दिया है। तो फैटी एसिड का मतलब होता है कि अगर आपको फैटी एसिड की टेल इस प्रकार से मिल रही है, इट मीन्स कि ये सैचुरेटेड है। सैचुरेशन का मतलब समझते हैं, संतृप्त और असंतृप्त, कुछ ऐसे टर्म्स हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि आपने कहा कि जिसका जो आउटर मोस्ट सेल जो है वो अगर वो पूरी भरी हुई है, ठीक है, उसकी बैलेंसी अगर कंप्लीट हो रही है, इट मीन्स कि वो सैचुरेटेड है, सैचुरेशन है। अगर उसकी वैलेंसी इनकम्प्लीट है तो उसमें वो क्या है, वो सैचुरेटेड नहीं होगा, वो अनसैचुरेटेड होगा। इट मीन्स कि अब वो क्या, वो एक्टिव होगा वहां पर। जैसे आपने कहा कि जो यहाँ पे क्या होता है कि वैलेंसी को पूरा करने के लिए वो एक्टिव होगा, क्योंकि उसे क्या करने हैं, इलेक्ट्रॉन ढूंढने हैं अपने लिए। ठीक है, जैसे नोबेल गैस जो होती हैं, आपने कहा कि वो कैसी होती है, क्योंकि उनके जो ऑक्टोमर है वो पूरे भरे हुए होते हैं, तो वो इनएक्टिव होती हैं। अगर आपने कहा फैटी एसिड जो है वो कुछ इस प्रकार के होंगे,
इट मीन्स कि ये क्या है, अनसैचुरेटेड है। अगर सैचुरेशन में है इट मीन्स कि ये ज़्यादा स्टेबल है, अगर अनसैचुरेटेड है तो ये क्या है, स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, तो आपने कहा कि जो कोलेस्ट्रॉल है ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही स्टेबल हो जाए जिससे मूवमेंट ही ना हो, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इतना अनस्टेबल हो जाए कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रही हो। तो कोलेस्ट्रॉल इसे क्या करता है, मेंटेन यहाँ पर करता है। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हैं, इतनी चीज़ें अगर क्लियर हैं तो ये सारी चीज़ें आपको वही बता रखी है जो हमने यहाँ पे क्या किए हैं, डिस्कस किए हैं। अगर फंक्शंस के बारे में बात करें तो ग्लाइकोप्रोटीन एज ए एंटीजन यहाँ पर काम करते हैं, और एज अ रिसेप्टर यहाँ पे काम किया जाता है, और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन जब आपने पढ़ा है यहाँ पर, तो आपने एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट यहाँ पर पढ़ा है। और एक्टिव और सबसे पहले हमने बात की है पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। पैसिव ट्रांसपोर्ट में आप क्या बात करते हैं, यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेड डिफ्यूजन की हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं आपके, ये आपका आता है सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, यहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन की हमने बात की है, और ये आपके फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आते हैं। ये आपके आते हैं, देखिए ये सिंपल डिफ्यूजन है जिसमें आपने कहा विदाउट प्रोटीन हेल्प जो है, उसमें जो गैस है वो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव कर रही है। सिंपल डिफ्यूजन है, ना ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ना ही प्रोटीन की हेल्प हो रही है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में आपके ये वाले डिफ्यूजन आते हैं जिसमें आपने कहा जो आयंस हैं। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन किसमें होता है, नॉन आयनिक और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं और स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें सिंपल डिफ्यूजन होता है, प्लस लिपोफिलिक होंगे। ठीक है, उनमें सिंपल डिफ्यूजन है। आपने कहा जो आयनिक होंगे, जो पोलर होंगे, और जो यहाँ पे हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें कैसे मूवमेंट होती है, आपने कहा उनमें होती है यहाँ पे चैनल प्रोटीन जो बीच से पैसेज बनाती हैं। और ये जो आपने कहा हायर कंसंट्रेशन, जो आयन है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करते हैं। यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट यहाँ पे भी नहीं है, ये है चैनल प्रोटीन। तो आपने कहा अगर लार्ज मॉलिक्यूल होंगे तो उसके लिए हमारे पास आते हैं यहाँ पे कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन बेसिकली क्या करते हैं कि यहाँ से कैप्चर किया, फिर यहाँ से पहले कैप्चर किया, ये बंद हो जाएंगे और नीचे से ओपन हो जाएंगे जैसे यहाँ पर हुए हैं। ये शेप चेंज करते हैं और कैरी करते हैं जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। सेम यहाँ पर भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन प्रोटीन की हेल्प हो रही है। तो ये तो है सिंपल डिफ्यूजन जहाँ पे फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है प्रोटीन के थ्रू, उसे हम क्या कहेंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहेंगे। ठीक है, इसी के साथ आपने क्या एक्वापोरिन भी आते हैं जिसमें हमने क्या कहा कि वाटर जो मूव होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में होता है। और इसी से रिलेटेड हमने कुछ सॉल्यूशन के बारे में बात की थी जैसे कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये सेम चीजें हमने क्लास 9 में भी डिस्कस की है। ठीक है, आगे बढ़े। ट्रांसपोर्टेशन इस प्रकार से आपका कंप्लीट हुआ है। अब अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपने कहा यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी का यूज होता है, और यहाँ पे पंप यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम पंप जो होते हैं। चलिए, यहाँ तक की बात क्लियर है तो हम सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में बात करेंगे। तो एक बार आप लोग यहाँ पर जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसे रिवाइज कर लीजिए। चलिए, अब बात करते हैं यहाँ पर आपका एक टॉपिक रह जाता है ट्रांसपोर्टेशन में, दैट इज एक्वापोरिन। आप एक बार एक्वापोरिन को घर से पढ़ करके लेकर के आएंगे, एक्वापोरिन जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में आप लोग पढ़ करके आएंगे, ये आपके लिए होमवर्क में होगा। नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, सबसे पहले आपसे एक्वापोरिन के बारे में बात की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। और आपने अगर हम सेल के बारे में बात करें तो आपने सेल जब पढ़ा है तो ये है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये भरा हुआ है साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब आएगी आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि क्या होती है, डबल लेयर होती है। और ये आता है आपका जेनेटिक मटेरियल जिसमें चलो हम क्रोमोसोम ही बना लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा
ये आपके आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये आपका आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ साथ आपके पास आता है यहाँ पे गोल्जी अपैरेटस। इस प्रकार से ये आपके आते हैं कुछ माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपके आते हैं लाइसोसोम और राइबोसोम। ठीक है, इन शॉर्ट आपको ये बताया गया है। हमने पढ़ी है अभी तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब हमें पढ़ना है यहाँ पर सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में, एक एक करके सारी ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ आपने कहा आपका साइटोप्लाज्म जो उसके बारे में बात करेंगे, आपके न्यूक्लियस के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा दैट इज सेल ऑर्गेनेलीज। आपने सेल ऑर्गेनेलीज नहीं है, अगेन आपने सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में पहले भी पढ़ा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और बेसिक से फंक्शंस क्या होते हैं, इसके बारे में आपने पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। थोड़ा सा आप लोग घर से पढ़ करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।